हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के टॉप 70 यानी कि टॉप 70 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि संगीत में मूल स्वर जो है वो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मार्जनी क्या है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मार्जनी क्या है। तो श्रुति जो है यही है मार्जनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सप्तक कितने होते हैं। सप्तक जो होते हैं 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा सप्तक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। सप्तक जो होता है इसमें कितने स्वर होते हैं, तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। ऐसा सक्षम स्वर समूह जो कि राग उत्पन्न करता हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग ठाट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य होता है। तो ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है 7, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इनमें से कोई नहीं, ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर प्रधान स्तर को कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं ना कि वादी स्वर किसे कहते हैं और संवादी स्वर किसे कहते हैं। तो वादी स्वर किसे कहते हैं, तो राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में प्रधान स्तर जो होता है वही कहलाता है वादी स्वर। और संवादी स्वर क्या कहलाता है वही भी आपको बता देते हैं। तो संवादी स्वर जो है वो राग के उपमुख स्वर को कहा जाता है। याद रखिएगा कि राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है, तो संवादी स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जिस स्वर के लगने से राग जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वो कहलाता है। तो आप लोग को बता चुके हैं कि उससे हम क्या कहते हैं, तो वर्ज्य स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस भी स्वर के लगने से राग जो होता है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो वर्ज्य स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वह क्या होता है। जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है वो क्या कहलाता है, तो पकड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी राग में किए जाने वाला स्वर विस्तार क्या होता है। किसी भी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आलाप कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तान के कितने प्रकार होते हैं। तो तान के 8 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ख्याल के कितने प्रकार होते हैं। तो ख्याल जो होता है ये 2 ही प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीत की रचना के प्रथम को कहते हैं। तो गीत की रचना के प्रथम चरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो गीत की रचना के प्रथम चरण को हम लोग अस्थाई कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि गीत की रचना को प्रथम को क्या कहते हैं, प्रथम चरण को क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 स्वरों का होना किसमें आवश्यक होता है। तो ठाठ में 7 स्वरों का होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे इनका जन्म हुआ था 1860 में, 1860 में। और आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर में कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का संक्षिप्त में परिचय दे या उनके बारे में बताएं। इस सब का आंसर आप लोगों को पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बता चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राग काफी का ठाट क्या होता है। राग काफी जो होता है ये किस ठाट का राग होता है, तो राग काफी जो होता है ये काफी ठाट का ही राग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, तो विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। भारत की जो मुख्य संगीत पद्धतियां हैं वो कितनी है, तो 2 ही है भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग यमन का आरोही क्या है। राग यमन जो है इसका आरोही क्या होता है, तो राग यमन का आरोही होता है नीरे गारे पाधा अनीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीरे गारे पाधा अनीसा जो होता है ये राग यमन का आरोही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग की सुंदरता को बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग अलंकार कहते हैं या फिर पलटा भी कहते हैं। याद रखिएगा अलंकार या पलटा किसे कहते हैं, तो राग की सुंदरता को बढ़ाने वाले क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को अलंकार या फिर पलटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तानपुरे में कितने तार होते हैं। तो तानपुरा जो होता है उसमें 4 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा होता है। तो यमन राग के गाने का उचित समय जो होता है वो रात्रि का प्रथम पहर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहाग का उचित समय क्या होता है। बिहाग के गाने का उचित समय क्या होता है, तो रात्रि का प्रथम पहर, यानी कि रात का जो पहला पहर रहता है वही राग बिहाग के गाने का उचित समय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग असावरी का गाने का उचित समय क्या होता है। राग असावरी जो होता है इसका गाने का
उचित समय जो होता है वो दिन का दूसरा पर होता है। दिन के दूसरे पर में राग आसावड़ी को गाने का उचित समय होता है। अगला क्वेश्चन है भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। भैरव राग की जो उत्पत्ति हुई है या किस ठाट से हुई है, तो भैरव राग की जो उत्पत्ति है ये भैरव ठाट से हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैरव राग के गाने का उचित समय क्या होता है। तो भैरव राग जो होता है इसका गाने का उचित समय जो होता है प्रातः काल का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है ये क्यों जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जो है संगीत वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं। तो गुरुदेव श्री टी एन पटनायक जो है ये जाने जाते हैं क्यों, तो ये वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग भी पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि पीडीएफ किस तरह से लेना है। उस पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था ना कि गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं, उसमें आप लोग क्या किए एक साथ आप लोगों को पीडीएफ में ऐड किए हुए 115 क्वेश्चन, जिसमें कि सभी क्वेश्चन जैसे कि बिस्मिल्लाह का किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, गुरुदेव श्री टी एन पटनायक किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, यानी कि वाद्ययंत्र और उनके जो भी वादक है ना सभी प्रश्न एक साथ ऐड करके आपको उस पीडीएफ में दे रहे हैं। और पिछले वीडियो में उस सब प्रश्न को करवा भी दिए थे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को करवा देते। वाद्ययंत्र और उनके वादक से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आपको करवा दिए थे। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत का संबंध किस वेद से है। संगीत जो है इसका संबंध जो है सामवेद से। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन इसमें संगीत का संबंध है वो सामवेद से। अगला क्वेश्चन है संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो संगीत प्रयोगी मधुर ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नाद की कितनी विशेषताएं हैं। नाद जो है इसकी कितनी विशेषताएं होती हैं। नाद की 3 ही विशेषताएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रुति किसे कहा जाता है। श्रुति जो होता है ये किसे कहा जाता है, तो जो सुना जाए उसे क्या कहा, उसे कहा जाएगा श्रुति। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रुतियां कितनी होती हैं। अब श्रुतियां होती कितनी हैं, तो श्रुतियां जो होती है ये होती है 22। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो होता है इसका संवादी स्वर क्या होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राग भैरव का संवादी स्वर सा होता है, रे होता है, धे ध होता है या म होता है। तो ये सब आप लोग को पिछले वीडियो में करवा चुके हैं कि राग भैरव जो होता है उसका संवादी स्वर जो होता है वो होता है रे। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा इसी तरह से कि राग अलैया बिलावल सबका वादी संवादी स्वर जो ये सब आपको करवा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अलैया बिलावल का वादी स्वर, तो इसका ध होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। सब आपको करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर। देखिए वादी और संवादी स्वर ऊपर हम लोग देख चुके हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि राग अलैया बिलावल का वादी स्वर पूछा जा रहा था। ठीक है ना, वादी और संवादी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो राग अलैया बिलावल का जो वादी स्वर होता है वो क्या होता है, तो राग अलैया बिलावल का वादी स्वर जो होता है वो ध होता है। और इसका संवादी स्वर क्या होता है, राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर जो होता है वो ग होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग आसावड़ी का वादी स्वर क्या होता है। अब राग आसावड़ी का वादी स्वर क्या होता है। राग आसावड़ी जो होता है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो इसका वादी स्वर होता है ग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग आसावड़ी का संवादी स्वर। वादी था ऊपर और ऊपर था संवादी, और वो क्या है वादी है। ऊपर था वादी और नीचे है संवादी, कंफ्यूज हो जाता है। तो राग आसावड़ी का संवादी स्वर क्या होता है, तो इसका संवादी स्वर भी ग होता है। क्वेश्चन समझिएगा पहले। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था क्या, नहीं, राग आसावड़ी का वादी यहाँ पर पूछा, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, राग आसावड़ी का जो वादी स्वर था इसका वो ध हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो संवादी स्वर होता है वो ग हो जाता है। समझ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पढ़ने में। ठीक है, तो राग आसावड़ी का याद रखिएगा संवादी स्वर होता है वो क्या होता है, तो राग आसावड़ी का संवादी स्वर जो होता है वो ग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर है राग आसावड़ी का वादी स्वर जो कि क्या हो जाता है, तो ध हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए। इसी पीडीएफ के बारे में आप लोगों को ऊपर में बता रहते हैं कि आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना, म्यूजिक में आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का म्यूजिक में नहीं, म्यूजिक लगा करके जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आर्ट्स में आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उसी में से कोई होगा, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो 5 सब्जेक्ट का, यानी कि एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। और लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग 5 सब्जेक्ट बता दीजिए और 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, जैसे अगर बिहार बोर्ड के अलावा अगर किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो आप लोग सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ले सकते हैं। जैसे आपका म्यूजिक हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हर एक बोर्ड का अलग रहता है, नहीं तो और सब सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सबका सेम ही रहता है। पूरे भारत में सबका सेम ही रहता है सिलेबस, क्लास 12 का हर एक चीज़ का सब्जेक्ट का। ठीक है ना, सिर्फ हिंदी इंग्लिश
इसका चेंज हो जाता है। या फिर आप लोग STT का तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, म्यूजिक का PDF चाहिए तो म्यूजिक का भी PDF आप लोग ले सकते हैं 25 रुपये पे करके इसी नंबर पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग विभाग की जाति क्या होती है। राग विभाग की जाति क्या होती है, तो राग विभाग ऑर्णम संपूर्ण जाति का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव की जाति क्या होती है, तो राग भैरव जो इसकी जाति होती है संपूर्ण संपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग अलहैया बिलावल की जाति क्या होती है, तो राग अलहैया बिलावल जो इसकी जाति होती है पाषांडव संपूर्ण जाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग असावड़ी की जाति क्या होती है, तो राग असावड़ी जो होता है ये औंडव संपूर्ण जाति का राग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांडव संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं, तो सांडव संपूर्ण जो है इसमें स्वर लगते हैं 13, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो सांडव शांडव ऊपर देख लेते हैं सांडव संपूर्ण में, और यहाँ पर है सांडव शांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें 12 स्वर लगते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, औंडव संपूर्ण स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं, तो इसमें जो है 12 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें कितने ठाट होते हैं, इसमें 6 ठाट होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा औंडम जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, औंडम जाति का जो राग होता है उसमें कितने स्वर लगते हैं, तो औंडम जाति के रागों में 5 स्वर लगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गीत की रचना के द्वितीय चरण को कहते हैं, तो गीत की रचना के द्वितीय चरण को हम लोग अंतरा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि गीत की रचना के द्वितीय चरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतरा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गायन में गति को एक समान बनाए रखने को कहते हैं, तो गायन में गति को एक समान बनाए रखने को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग लय कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा झपताल में कितने विभाग होते हैं, झपताल जो होता है उसमें कितने विभाग होते हैं, तो झपताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है, तो धमार ताल में खाली का जो प्रयोग होता है वो 8वीं मात्रा पर होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं, एक ताल जो होता है उसमें कुल कितनी तालियां होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 4 तालियां होती है। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितनी तालियां होता है, झप ताल जो होता है इसमें कितनी ताली होता है, तो झप ताल जो होता है इसमें 3 ही ताली होता है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिताल में कुल कितनी खाली होता है, त्रिताल जो होता है इसमें कुल कितनी खाली होता है, तो त्रिताल में कुल 1 ही खाली होता है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा राग बिहाग का गायन समय क्या है, राग बिहाग जो है इसका गाने का समय क्या है, इसको कब गाया जाता है, तो रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के पहले पहर में राग बिहाग का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का गाने का समय, तो राग भैरव जो है इसका गायन समय क्या है, राग भैरव को कब गाया जाता है, तो प्रातः काल ही राग भैरव को गाने का समय, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है, राग अलहैया बिलावल जो है इसको कब गाया जाता है, तो राग अलहैया बिलावल का गायन समय दिन का प्रथम पहर, दिन का पहला पहर में राग अलहैया बिलावल को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राग असावड़ी का गायन समय, राग असावड़ी जो होता है इसका गायन समय क्या होता है, तो राग असावड़ी का गायन समय जो है वो दिन का दूसरा पहर होता है, राग असावड़ी का गाने का समय याद रखिएगा दिन का दूसरा पहर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न होता है, राग बिहाग जो होता है ये किस ठाट से उत्पन्न होता है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो आप लोग बताइए, तो कई बार आपको इसका आंसर बता चुके हैं, कितना बार बता चुके हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि राग बिहाग जो होता है यह किस ठाट से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन किस ठाट से उत्पन्न होता है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं कि राग यमन किस ठाट से उत्पन्न होता है, राग बिहाग किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो राग यमन जो है किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न होता है, अब क्वेश्चन वही आ गया, राग भैरव जो है वो किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है भैरव ठाट से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अलैया बिलावल किस ठाट से उत्पन्न राग है, अलैया बिलावल जो है ये किस ठाट से उत्पन्न राग है, तो अलैया बिलावल जो है बिलावल ठाट से उत्पन्न राग है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग असावड़ी किस ठाट से उत्पन्न है, अब राग असावड़ी किस ठाट से उत्पन्न है, तो राग असावड़ी ठाट से उत्पन्न राग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है, राग बिहाग जो है इसका वादी स्वर कौन सा होता है, तो राग बिहाग का वादी स्वर होता है गौ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है, राग बिहाग जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो राग बिहाग का संवादी स्वर नी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग कल्याण या फिर यमन का वादी स्वर क्या होता है, तो राग कल्याण अथवा यमन का वादी स्वर जो होता है वो गौ ही होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राग यमन का स्वर संवादी स्वर क्या होता है, अब राग यमन का संवादी स्वर होता है नी, और राग यमन का जो है और राग यमन का संवादी स्वर नी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और राग भैरव का पूछा जाए तो याद रखिएगा राग भैरव जो उसका संवादी स्वर होता है रे, ठीक है, इसी सब आपको याद रखिएगा। या फिर पूछा जाएगा राग अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है, तो गौ होता है। इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता ही देते कि आप लोग भी चाहें तो आपका जो भी 5 सेट होगा उस 5 सेट का जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं, और इस पीडीएफ को पढ़कर
आप लोग बहुत ही कम समय में, आपके पास अगर 5 से 6 घंटा टाइम होगा ना, तो आप लोग पूरे म्यूजिक का कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस को, क्लास 12 के पूरे सिलेबस को 5 से 6 घंटा में सिर्फ और सिर्फ तैयार कर सकते हैं, पूरे म्यूजिक के सिलेबस को। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपये है। 25 रुपये इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।